प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्विसदनीय विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका या विधानमंडल का संगठन दो रूपों में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता है या दो सदन। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रारंभ में अधिकांश देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ही थी, किंतु बाद में यह अनुभव किया गया कि प्रथम सदन की शक्ति पर अंकुश रखने और प्रथम सदन द्वारा किए गए कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए। वर्तमान समय में कुछ छोटे देशों को छोड़कर प्राय सभी महत्वपूर्ण देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं विद्यमान हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। पहले हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में प्रमुख रूप से निम्नलिखित युक्तियां दी जाती हैं। पहला, प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और बिना किसी प्रतिबंध के दी हुई शक्ति मनुष्य को नितांत भ्रष्ट कर देती है। व्यवस्थापिका अत्याचारी, भ्रष्ट व स्वेच्छाचारी न होने पाए, इसके लिए दो सदन होना आवश्यक है। डॉक्टर गार्नर नामक विद्वान के शब्दों में, इस प्रकार द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार से सुरक्षा भी है। दूसरा, अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। दूसरा सदन पहले सदन की जल्दबाजी और कुविचारपूर्ण कानूनों पर रोक लगाने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। जनता के प्रतिनिधि भावुक, क्रांतिकारी और अव्यवहारिक होते हैं और अनेक बार वे ऐसे क्रांतिकारी कानून बनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं जिनसे लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। द्वितीय सदन इस प्रकार के विचारपूर्ण कानूनों पर रोक लगाकर अत्यंत उपयोगी कार्य करता है। दूसरे सदन की उपयोगिता बताते हुए ब्रंटशैली नामक विद्वान ने कहा है कि 2 अंकों की अपेक्षा 4 अंक ही सदा अच्छा देखती हैं, विशेषतः जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो। तीसरा, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व। प्रथम सदन में शक्तिशाली राजनीतिक दलों से संबंधित निम्न एवं मध्यम वर्ग के सदस्यों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाता है, लेकिन लोकतंत्र का आदर्श सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। अतः दूसरे सदन में विशेष वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं विद्यादान और अनुभव की दृष्टि से योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व की उत्तमता की दृष्टि से दो सदनों की व्यवस्था श्रेष्ठ समझी जाती है। चौथा, कार्य विभाजन से लाभ। जन कल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लेने के कारण वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। व्यवस्थापिका के दो सदन होने पर इस बड़े हुए कार्य का विभाजन किया जा सकता है और इससे व्यवस्थापिका की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। वे विधेयक जिन पर विशेष मतभेद नहीं होता, पहले द्वितीय सदन में पेश किए जा सकते हैं और प्रथम सदन अपना ध्यान अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर केंद्रित कर सकता है। पांचवा, जनमत निर्माण में सहायक। विधेयक के निम्न सदन से पास हो जाने के बाद उच्च सदन में पास होने में समय लगता है। इस प्रकार उच्च सदन विधेयक पास करने से पूर्व जनता को विधेयक के बारे में सोचने विचारने के लिए समय देता है और सामान्य जनता, राजनीतिक दल एवं प्रेस इस प्रस्तावित विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। छठा, स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह नीतियों में संतुलन स्थापित करती और अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। लॉर्ड एक्टन नामक विद्वान ने दूसरे सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना है। सातवां, कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। गैटल नामक विद्वान का कहना है कि दो सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और अंत में इससे लोकहित की बढ़ोतरी होती है। कई बार मंत्रियों को अपनी सही नीति के लिए भी प्रथम सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें द्वितीय सदन में पर्याप्त समर्थन मिल जाए तो उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है।
8वां, अनुभवी लोगों का सदन। यदि इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा आदि देशों के उच्च सदनों पर दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इन देशों के उच्च सदनों के सदस्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक अनुभवी होते हैं। ये अनुभवी व्यक्ति राजनीति में परिपक्वता, गंभीरता और आवश्यक अनुदारता का प्रवेश कराते हैं तथा देश को अपने अनुभव से लाभान्वित करते हैं। इन अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करने का अवसर द्वितीय सदन के पक्ष में एक प्रभावशाली तर्क है। 9वां, संघ राज्य के लिए आवश्यक। एक संघ राज्य में जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं उनमें क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक अंतर होता है। ऐसी परिस्थिति में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के द्वारा प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर और दूसरे सदन में इकाइयों की समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार संघ की सभी इकाइयों को संतुष्ट रखा जा सकता है और छोटी इकाइयों के हितों की रक्षा संभव होती है। 10वां, ऐतिहासिक अनुभव। उपयुक्त सभी तर्कों के अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुभव भी अधिकतर दूसरे सदन के पक्ष में है। इंग्लैंड में गृह युद्ध के पश्चात क्रोमवेल के समय 1549 से 60 ईस्वी समय और अमेरिका में 1777 से 1787 तक व्यवस्थापिका का एक ही सदन था। फ्रांस में भी कुछ समय के लिए एक सदनीय विधानमंडल को अपनाया गया, किंतु इन सभी देशों में एक सदनीय विधानमंडल का प्रयोग असफल रहा और इस कारण आज एक सदनीय विधानमंडल की कोई बात नहीं करता है। अब हम द्विसदनीय व्यवस्थापिका या विधानमंडल के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। दो सदनों वाली व्यवस्थापिका के पक्ष में व्यक्त किए गए इन विचारों से अनेक विद्वान सहमत नहीं हैं और वे एक सदन वाली व्यवस्थापिका को ही श्रेष्ठ समझते हैं। उनके द्वारा निम्नलिखित तर्कों के आधार पर दो सदनों वाली व्यवस्थापिका का विरोध किया जाता है। पहला, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या लोकतंत्रात्मक। ऐसा माना जाता है कि प्रभुसत्ता अविभाज्य होती है और लोकतंत्र का यह आधारभूत सिद्धांत है कि प्रभुसत्ता जनसाधारण में निवास करती है। इसलिए यह कहा जाता है कि सर्वसाधारण जनता द्वारा निर्वाचित एक सदन ही सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकता है और दूसरा सदन अलोकतंत्रीय होता है। दूसरी आलोचना की जाती है रूढ़िवादिता का गढ़, क्योंकि द्वितीय सदन के सदस्य आयु में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन या उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। इसलिए वह रूढ़िवाद का गढ़ बन जाता है और देश में प्रगतिशील सुधार करने के इच्छुक प्रथम सदन के मार्ग में रुकावट डालता है। द्वितीय सदन के आलोचकों का विचार है कि ऐसे रूढ़िवादी और निहित स्वार्थों वाले तत्वों को प्रतिनिधित्व देने का परिणाम देश का अहित ही होता है। तीसरा, अपव्यय। द्विसदनीय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विधेयक पर दो बार विचार होता है। इसका अर्थ है समय की क्षति और राजकोष पर अनावश्यक बोझ। जब एक सदन द्वारा ही व्यवस्थापन कार्य संपन्न हो सकता है तो दूसरे सदन का अस्तित्व स्पष्टतः ही धन का अपव्यय है। चौथा, संगठन की समस्या। दूसरे सदन का इस कारण विरोध किया जाता है कि द्वितीय सदन के संगठन के विषय में कोई भी एकमत नहीं है और संगठन के संबंध में असहमति स्वतः इसके विरुद्ध एक तर्क है। व्यवहार में दो सदनों की व्यवस्था वाले सभी देशों में यह समस्या उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सदैव असंगत कहा जाता है क्योंकि यह कुलीन वर्ग को छोड़कर अन्य किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कनाडा में उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने की पद्धति अपनाई गई है, लेकिन इसके विरुद्ध भी गंभीर आपत्ति प्रकट की जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनेक बार भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर दूसरे सदन का निर्माण किया जाए तो वह पहले सदन का ही दूसरा रूप हो जाएगा। दोनों सदनों की शक्तियों की दृष्टि से भी सदनों की व्यवस्था तीव्र आलोचना का विषय है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि संतोषप्रद द्वितीय सदन का निर्माण एक विकट समस्या है। पांचवा, दूसरा सदन अनावश्यक। आलोचक इस बात को भी स्वीकार नहीं करते कि आवेश तथा जल्दबाजी से निर्मित कानूनों पर रोक लगाने के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है। वर्तमान समय में एक सदन द्वारा स्वीकृत कानून न तो
को विचारित होता है और न ही जल्दबाजी का परिणाम। प्राय प्रत्येक प्रस्ताव विवाद और विश्लेषण की लंबी प्रक्रिया को पार करने के बाद ही कानून बन पाता है। इसलिए दूसरा सदन पहले सदन की शक्ति पर अनावश्यक रोक लगाने का ही कार्य करता है। छठा, दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका। ऐसा देखा गया है कि व्यवस्थापिका के दो सदन होने पर इन दोनों सदनों में लगभग सदैव ही गतिरोध बना रहता है, जिसका शासन व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी संविधान सभा के एक सदस्य बेंजामिन फ्रैंकलिन ने का विचार है कि दो सदन रखना ठीक ऐसा ही है जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दिए जाएं और वे विरोधी दिशा में जाने का प्रयास करें। सातवां, अल्पमतों को प्रतिनिधित्व देने हेतु अन्य संतोषजनक प्रबंध संभव। द्वितीय सदन के आलोचक कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन की व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में दूसरे उपाय किए जा सकते हैं। जिस तरह भारतीय संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे गए हैं। आठवां, संघ राज्य के लिए भी आवश्यक नहीं। आलोचकों का कहना है कि संघ राज्य के लिए भी दूसरे सदन का अस्तित्व न तो उपयोगी है और न ही आवश्यक। व्यवहार में देखा गया है कि दूसरे सदन के सदस्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने की बजाय उन राजनीतिक दलों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी सहायता से वे निर्वाचित होते हैं। दलीय अनुशासन के कारण भी ऐसा करना आवश्यक होता है। इसलिए लास्की नामक विद्वान ने कहा है कि यह गलत है कि संघ की रक्षा के लिए दूसरा सदन कोई प्रभावशाली गारंटी है। संघ की इकाइयों के हितों की रक्षा वस्तुतः वैधानिक संरक्षणों तथा स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा ही हो सकती है, दूसरे सदन के अस्तित्व द्वारा नहीं। निष्कर्ष के रूप में दो सदनों की व्यवस्थापिका इस प्रकार की आलोचनाओं के होते हुए भी वर्तमान समय में प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के लिए द्विसदनात्मक विधानमंडल नितांत आवश्यक माना जाता है। इसमें संदेह नहीं कि यदि द्वितीय सदन पूर्ण जागरूकता के साथ प्रथम सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर पुनर्विचार करे तो लोकप्रिय सदन की जल्दबाजी और मनमानी पर उपयोगी एवं आवश्यक प्रतिबंध लग सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिए जाने पर कानून निर्माण का कार्य अधिक पूर्णता के साथ किए जाने की आशा की जा सकती है। यही कारण है कि केवल कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। लेकिन इसके साथ ही द्वितीय सदन का अस्तित्व उसी समय उपयोगी हो सकता है जबकि वह विधेयकों पर स्वतंत्र रूप से विचार करे। वर्तमान समय में इस बात को लगभग सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि द्वितीय सदन की शक्तियाँ लोकप्रिय सदन से कम होनी चाहिए। कानून निर्माण के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन के हाथों में रहनी चाहिए।